सजीव कार्यक्रम चर्चा में मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंचायत चुनाव की तैयारियों पर और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जानकारी बांटने के लिए और आपकी तरफ से उन जानकारियों पर टिप्पणी करने के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल हमारे स्टूडियो में है। हमारे साथ शीला दाहिमा जी हैं, अवर सचिव हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, आपकी बातों को यहाँ करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार द्वय श्री शिव अनुराग पटेरिया जी तथा श्री सतीश एलिया जी। सतीश जी आपका और पटेरिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चुनाव छोटे पदों के चुनाव हैं, लेकिन बहुत बड़े पदों के चुनाव हैं। ये बुनियादी ढांचा है लोकतंत्र का जिस पर चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, नई तरीके से परिभाषित होते हैं। वजह देख लीजिए, आंकड़े आपके सामने हैं और इसके बाद आप खुद फैसला कर पाएंगे। कुल 3,92,001 पदों के चुनाव हैं। कुल मतदान केंद्र 67,082 हैं और कुल मतदाता 3,41,77,063 हैं। कुल 51 जिला पंचायतों में से 50 में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, अनूपपुर जिला पंचायत के चुनाव को छोड़कर। और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अब पूरा मध्य प्रदेश घर परिवार के मुद्दों के साथ शामिल होने जा रहा है और एक एक व्यक्ति जिसे व्यक्तिगत तौर पे लोग जानते हैं, उसे अपनी निजी प्राथमिकताओं के आधार पे अब वो वोट देने जा रहे हैं। अब लोकतंत्र अपने सबसे बुनियादी स्वरूप में, सबसे मुखर स्वरूप में सामने आने जा रहा है। और मध्य प्रदेश में जल्दी जल्दी अगर देखें, हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग अलग है और भारत निर्वाचन आयोग अलग है, लेकिन फिर भी मतदाता के तौर पर अगर देखें तो पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर स्थानीय निकायों के चुनाव और अब मध्य प्रदेश तैयार है पंचायती स्तर के चुनावों के लिए। हम बातचीत करना चाहते हैं सबसे पहले शीला दाहिमा जी से। शीला जी, आप ये बताएं कि इस बार के चुनावों में क्या खास है? जी, इस बार के जो चुनाव है, मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे विगत चुनाव हुए थे उनसे भिन्न है। पहली बार इन चुनाव में हमने फोटोयुक्त मतदाता सूची का इस्तेमाल किया है और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रक्रियात्मक बदलाव है। वो बदलाव ये है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि पंचायतों में 4 पदों के लिए निर्वाचन होते हैं: पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। तो इस बार के जो चुनाव होंगे उनमें जो पंच और सरपंच का पद है उसके लिए जो चुनाव होंगे वो पूर्वानुसार होंगे, जैसे हर साल हर बार के चुनाव में हुआ करते थे, मतपत्रों पर मुहर लगाकर होंगे। लेकिन जो जनपद पंचायत सदस्य हैं और जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके लिए जो निर्वाचन होंगे इस बार वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इस बार के चुनाव में एक नया परिवर्तन ये भी है कि इस बार हम मतदाताओं को ये सुविधा दे रहे हैं कि यदि उन्हें कोई अभ्यर्थी नहीं पसंद है, वे यदि चाह रहे हैं कि हमको इन अभ्यर्थियों में से किसी को भी मत नहीं देना है, तो वे स्वतंत्र हैं कि वो उनमें से किसी को भी मत ना दें। और लोकसभा विधानसभा चुनाव की भांति इन चुनाव में भी नोटा का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। ये भी इस बार के चुनाव में एक नयापन है। यदि इस बार के चुनाव में हम और नएपन की बात करते हैं तो इस बार के चुनाव में मतदाताओं को मतदाता पर्ची का भी वितरण किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को ये ज्ञात है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किया गया था और उसे एक मान्य पहचान पत्र की पात्रता मिली थी। बिल्कुल, और वो काफी सुविधाजनक भी रही थी मतदाताओं के लिए। तो उसी प्रकार हम लोग इन पंचायत चुनाव में भी मतदाता पर्ची का वितरण कराने जा रहे हैं और वो घर घर बांटी जाएगी और वो पहचान के दस्तावेज के रूप में मान्य होगी। इसके अलावा मैं ये जानकारी भी देना चाहूँगी हमारे मतदाताओं को, हमारे नागरिकों को, कि जो मतदान का समय है वो प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। और इस बार जैसे आपने पूछा कि हम लोग क्या नया कर रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें आपको चर्चा। मैं आपके पास अभी लौट के आता हूँ। विभिन्न चरणों में मैं आपसे जानकारी लूंगा और उसके बाद प्रतिक्रिया लूंगा विशेषज्ञों से। अब तक शीला दाहिमा जी ने जो जानकारी दी है सतीश जी, उसके मुताबिक एक तो मतदान का समय 3 बजे तक ही है। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव है। दूसरा बहुत ही अच्छी बात यह है कि एक गांव में बैठ के गांव के लोग अगर किसी को बोल दे कि इनमें से कोई भी हमें पसंद नहीं है, तो क्या व्यक्तिगत स्तर पे ये एक बड़ा क्रांतिकारी प्रयोग है नोटा का प्रयोग? बिल्कुल, जैसे हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा और विधानसभा चुनाव में भी देखा, हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी शिकायत हमेशा से रही है कि हमारे सामने कोई भी प्रत्याशी योग्य नहीं होता है।
कई दफ़ा ऐसी स्थिति बनती है कि हमें अयोग्य व्यक्ति को चुनना पड़ता है। तो ये जो नया प्रावधान किया गया है नोटा का, इससे लोगों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए मौका भी मिलेगा कि हमारे गांव में कोई पंच बनने लायक नहीं है या सरपंच बनने लायक नहीं है। क्योंकि बार बार ये होता है कि कुछ लोग लगातार सरपंच या पंच बनते रहते हैं और क्षेत्र में काम कुछ नहीं होता है। तो ऐसी भी कई मुझे लगता है कि जैसे कि पंचायत चुनाव की एक खूबी ये भी होती है कि बहुत सारा नतीजा निर्विरोध लोग जीतते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में तो हजारों की संख्या में लोग निर्विरोध जीतते हैं। तो इस बार ऐसा भी हो सकता है कि कई जगह नोटा ही जीते, मतलब ऐसी स्थिति बन जाए कि जी मैं जैसा कि एक स्पष्टीकरण भारत निर्वाचन आयोग ने दिया था कि भले ही नोटा के मत सबसे अधिक हों, उसके बाद भी जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति होगा उसे ही विजयी घोषित किया जाएगा। तो क्या पटेलिया जी, अगर ऐसा कोई दृश्य उपस्थित होता है, क्योंकि ये इकाई बहुत छोटी है, ग्राम स्तर की इकाई बहुत छोटी है, एक गांव में अगर 500-700 लोग हैं, 500 वोटर हैं, 1000 लोगों का गांव है, सब एक दूसरे को चेहरे से जानते हैं, नाम से जानते हैं, और अगर ये बात तय हो गई कि इस गांव का जो सरपंच है उसे सब लोगों ने पसंद नहीं किया है, सबसे ज्यादा लोगों की तो चॉइस ये है या पसंद ये है कि साहब इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, तो क्या इस बिल्कुल इस लोकतंत्र की आखिरी इकाई में व्यवहारिक होगा ये? भंडारी जी, मुझे लगता है कि वास्तव में जब तक नोटा की वोट वैल्यू ना हो, दरअसल अगर हाईएस्ट नंबर वोट मिलने के बाद भी अगर आप कोई परिवर्तनकारी काम नहीं कर सकते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये प्रयोग है एक शुरुआती दौर में है। मुझे उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, नगरीय चुनाव में और पंचायती चुनाव में नोटा का एक मतलब होगा। क्योंकि अभी नोटा में वोट डालने का मतलब है आप अपनी बात तो कह सकते हैं, नंबर तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उससे कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। दरअसल जब तक आप परिवर्तन नहीं लाते हैं तो लोग उस नोटा में वोट डालने को कई बार व्यर्थ भी मानने लगते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में सोचा जाना चाहिए। लेकिन प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए मुझे लगता है एटलीस्ट सबको वोट करना चाहिए। और क्योंकि मध्य प्रदेश गाँव में बसता है, लगभग 70% से ज़्यादा लोग गाँव में बसते हैं, ग्रामीण आबादी है। अगर हमारे गाँव मजबूत होंगे, हमारी ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी, उनकी ग्राम सभाएँ मजबूत होंगी तो बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शीला जी, ये लगभग ऐसा ही है कि क्रिकेट की खेल में कैमरा लगा दिया गया है थर्ड अंपायर के सामने, लेकिन उसके निर्णय को मान्यता नहीं दी जा रही है। ये लगभग उसी तरीके का है कि आप नोटा का अगर उपयोग करके और अपने गांव में कह देते हैं कि हमें इन दोनों में या तीनों या पांचों कैंडिडेट्स में से, पांचों उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं है या कोई भी उपयुक्त नहीं है, उसके बावजूद चुना जाएगा। तो क्या हम लोकतंत्र के विभिन्न चरणों में परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी संभावना है कि आने वाले दिनों में नोटा को, जैसा कि अभी पटेलिया जी ने कहा, कि उसके एक लोकतांत्रिक मूल्य भी उसका तय होना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ तक हम नोटा की बात कर रहे हैं तो इसका एक बैकग्राउंड होता है। जब कोई भी बड़ा निर्णय होता है तो उसके पीछे एक भूमिका होती है या लोगों का एक ओपिनियन या जिसको हम कह सकते हैं मत होता है। तो जब पूरे भारत की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ हर प्रदेश के मतदाताओं का ऐसा मत हुआ, मतलब उनकी ऐसी राय हुई कि हमें कई बार कोई भी अभ्यर्थी पसंद नहीं है। तो कई बार तो लोगों ने ये भी डिमांड की कि हमें मतलब हम किसी को रिजेक्ट भी कर सकें, है ना। तो उस रिजेक्ट के स्थान पर ये विकल्प दिया गया कि आप ये चुने कि आपको इनमें से कोई भी नहीं चुनना है। तो मुझे लगता है कि बेसिकली जो नोटा जो है वो एक अपनी राय व्यक्त करने का जरिया है जी। अभी फिलहाल तो ये राय व्यक्त करने का ही जरिया है, और चूंकि हम लोग निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है जी, और उससे मुझे लगता है कि नियमगत प्रावधानों पे केवल बात कर सकते हैं। कार्यक्रम बहुत छोटा होता है, इसलिए हम आगे बढ़ना चाहेंगे क्योंकि इस बार कुछ नवाचार है मध्य प्रदेश में। निर्वाचन प्रक्रिया जो है इसमें कुछ नवाचार है। ये भी सुनने में आया कि जिन लोगों ने ग्राम पंचायत के अपने ड्यूज नहीं दिए हैं, जिन्होंने पानी का, बिजली का बिल नहीं दिया है या ग्राम पंचायत के टैक्सेस नहीं दिए, वो शायद चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। क्या ये सही है? आपने नवाचार की बात की है तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो इस बार कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए एक तो हमने जो जमानत राशि जिसे हम कहते हैं वो बढ़ाई है इस बार के चुनाव में। तो जो पंच पद के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 200 रुपये जमा करना आवश्यक है, सरपंच पद के लिए 1000 रुपये, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये की जमानत राशि निर्धारित की गई है। और यदि हम महिलाओं की बात करते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो उस स्थिति में ये जमानत राशि आधी हो जाएगी। अब आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, उसको लेकर लोग काफ़ी जिज्ञासु भी हैं कि क्या हम इस बार कुछ अदेय प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों से मांग रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इस बार के चुनाव में ये बात अभ्यर्थियों के लिए लागू की गई है
कि यदि वे निर्वाचन में खड़े होना चाहते हैं तो उन्हें अपने पंचायत के बकाया शोधों का अदेय प्रमाण पत्र देना होगा और इसके साथ ही उन्हें जो अपने विद्युत वितरण है उसके संबंध में भी अदेय प्रमाण पत्र देना होगा। यदि वे नहीं देते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मैं पटेरिया जी के पास आना चाहता हूँ। पटेरिया जी, लोकतंत्र में खास तौर से इस इकाई में जवाबदेही को शामिल करना, जो नेतृत्व कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके आचरण में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, क्या इस लिहाज से ये प्रावधान महत्वपूर्ण है? देखिए, वास्तव में सारी चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। कई बार राशि इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन इसको प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको अदेय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक जिस तरह से लोकसभा में और विधानसभाओं में आपको देना पड़ता है। इसका एक नैतिक पक्ष हमेशा मजबूत होता है, लोगों को लगता है कि यह एक काम हमें करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जब आपके ड्यूज क्लियर है, आपको जो देय राशि आप दे चुके हैं, तो आप उस जगह उस पद पे बैठ के दूसरों से आप कह सकते हैं कि मुझे इस निश्चित तौर भंडारी, जब आप जो काम आप खुद करते हैं उसके बारे में लोगों की आप एक नजीर बन सकते हैं, एक प्रस्तावना बन सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि वास्तव में क्या किया जाना चाहिए और मैंने क्या किया था। आप खुद कर्ज में डूबे हैं, आप खुद पैसा नहीं चुका रहे, तो लोगों से आप कैसे मांग सकते हैं? सतीश जी, अभी तो हम मोटे तौर पर बाहरी प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है और मूल रूप से अगर इस परिकल्पना को अगर हम भीतर जाके देखें तो ये ग्राम सरकार का गठन हो रहा है, जो भारत की मूल आबादी की इकाई है गांव। वो गांव अपने प्रतिनिधियों को चुनने जा रहा है। व्यवहारिक तौर पर अगर एक इकाई को गांव के स्तर पे अगर उसका अपन एनालिसिस करें, उसका आकलन करें, तो आपको क्या लगता है कि अब गांव में इस समय इस निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे अगले 1 महीने में? देखिए, एक तो एक सिद्धांत का पक्ष है और एक व्यवहार का पक्ष है जी। जहाँ तक हम ग्राम सरकार की बात करते हैं कि पंचायत चुनाव में हम ग्राम सरकार चुनते हैं, ग्राम सभा की भी अवधारणा है, नियम ऐसे हैं कि ग्राम सभा में ही कोई पूरी तरह से प्रस्ताव पारित होगा तभी वो लागू होगा। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर बहुत सारी चीज़ें केवल सिद्धांत पर ही हैं, वास्तव में नहीं है वो। अच्छा। मसलन पंचायत के जो फैसले होते हैं, ग्राम पंचायतों में क्या होना है, ये सब केंद्र की सरकार तय करती है, राज्य की सरकारें तय करती हैं, राज्यों की कैबिनेटें तय करती हैं कि क्या स्कीम्स गांव के लिए बनती हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी वही करती हैं। असल में बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सारी ग्राम पंचायतों में लागू होती हैं, जबकि होना ये चाहिए वास्तव में कि जो क्षेत्र विशेष के लिए अलग अलग योजनाएं होनी चाहिए। किसी पंचायत की ज़रूरत कुछ और हो सकती है, किसी दूसरे क्षेत्र की पंचायत की ज़रूरत कुछ और हो सकती है, लेकिन वो पंचायतें उस तरह के बड़े निर्णय नहीं ले पाती। बड़े निर्णय मुख्यतः केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ही लेती है। हम लेजिस्लेशन के उस भाग पे जा रहे हैं इलिया जी। मैं योजनाओं की बात कर रहा हूँ। जिस ग्रामीण क्षेत्र में जो बदलाव की बात होती है, योजनाएं लागू करने की बात होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए नगरीय निकाय है, कोई नगर निगम है, तो नगर निगम हमारे शहर की क्या योजना है वो बहुत हद तक वो नगर निगम के ऊपर एक स्वतंत्रता होती है और वो योजनाएं पारित करते हैं और लागू करते हैं। उस तरह की स्वतंत्रता ग्राम पंचायत के स्तर पर नहीं होती है। चुन जरूर लिए जाते हैं लोग, लेकिन उनके ऊपर योजनाएं थोपी जाती हैं केंद्र की तरफ से या राज्य की तरफ से, वही उनकी समीक्षा करते हैं। इसलिए जो बदलाव आना चाहिए, ग्राम सरकार की जो हम बात कर रहे हैं, या गांव में बसता है भारत, उनमें बदलाव लाने की बात है, तो योजनाएं ऊपर से आके नीचे तक की जाती हैं, जबकि वो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जानी चाहिए। ये ऐसा होता नहीं है। भले ही हम चुनाव कर रहे हों, निष्पक्ष चुनाव करें, लोग चुन लें गाँव के लोगों के बीच में से, लेकिन वो अपने लिए क्या उनके लिए बेहतर है वैसा चुनाव हो नहीं पाता। और ग्राम सभा की जो अवधारणा है वो तो लगभग फेल है, क्योंकि वो एक कागज पे होती है। मैं इसको और आगे पटेरिया जी के पास ले जाना चाहता हूँ। पटेरिया जी, एलिया जी का कहना है कि चूंकि योजनाओं का क्रियान्वयन, लेजिस्लेशन हमारा ऐसा है कि ऊपर से योजनाएं और फंड्स आते हैं और गांव में खर्च होते हैं। अब इस समय हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव की, इस समय हम चर्चा कर रहे हैं उस मतदाता के हितों की और उससे जुड़े मुद्दों की, कि वो मतदाता बेसिकली क्या चुन रहा है, वो मूल रूप से क्या चुन रहा है इस समय जब वो इस चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा हो रहा है। तो देखिए, वास्तव में ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं, एक इनिशियल लेवल पर एक लीडरशिप का आप चयन करते हैं जो आने वाले दिनों में बड़ी लीडरशिप के तौर पर तब्दील होते हैं। राज्य के कई मंत्री, मैं जिनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जिनको बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, वो कभी पंच थे, कभी सरपंच थे। और मध्य प्रदेश के जो नगरीय कल्याण मंत्री हैं वो एक जमाने में पार्षद 1983 में होते थे, बाद में मंत्री बने। तो दरअसल ये पौधा पुष्पित पल्लवित होता है। जहां तक पंचायतों का अधिकार की बात है, पंचायतें अगर अपने अधिकार को समझें तो हर अधिकार को वो चुनौती दे सकती हैं।
मैं चाहता हूं कि इसको आप और थोड़ा सा इलैबोरेट करें, थोड़ा सा, और इसको कि अगर पंचायतें अपना अधिकार समझें तो वो हर अधिकार को चुनौती दे सकती है। जैसे मैं असल में वोटरों की तरफ से आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए, अगर मैंने आपको चुना, हाँ, और अगर आप बोल देंगे साहब मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, देखिए वास्तव तो में मैं आपसे क्या पूछूं? देखिए भंडार जी, कई बार जब आप चुने जाते हैं, कई बार आपके हाथ में जो अधिकार होते हैं, अगर उनको आप एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाते हैं तो चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। अधिकार कई बार दिए नहीं जाते हैं, कई बार लिए जाते हैं। अगर जिस तरह लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसके तहत एक निश्चित आबादी के प्रतिशत को उसकी सहमति देना अनिवार्य होती है। आपकी अशिक्षा का, आपकी गैर जागरूकता का लाभ लोग उठा लेते हैं। अगर आप जागरूक हैं, आप सक्रिय हैं, अपने अधिकारों को हासिल करना जानते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके अधिकारों से प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है। पटेरिया जी, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, यदि आप पंचायत चुनावों में एक मतदाता के तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो पटेरिया जी के इन शब्दों को ब्रह्म वाक्य के रूप में स्वीकार और अंगीकार करें। अपने ऐसे प्रतिनिधि चुनें जो आपके मुद्दों को उचित मंचों पर सही भाषा में, सही समय पर, सही अर्थों में उठा सकें, क्योंकि कई बार जो आपको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। जब आप उसके प्रावधानों के तहत चर्चा करते हैं, लोकतंत्र में चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी बात रखना उचित मंच पर बहुत महत्वपूर्ण है, उचित जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप किसी को अपना प्रतिनिधि चुने तो जरूर ध्यान दें कि भावनात्मक पक्ष कुछ और हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो आपकी बात को लोकतंत्र के विभिन्न चरणों में, विभिन्न मंचों पर उचित तरीके से रख सके, ऐसा प्रतिनिधि चुने। तभी, क्योंकि पंचायत चुनावों में मूल रूप से यह अवधारणा रखी गई है कि इसमें राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं। हालांकि हर एक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का अपना कोई ना कोई एक झुकाव हो सकता है किसी राजनीतिक दल के प्रति, ये एक निजी मामला है, लेकिन जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं और जो मतदान की प्रक्रिया है वो राजनीतिक दलों से इतर रखी गई है, क्योंकि इसे मूल लोकतांत्रिक इकाई के रूप में मान्यता दी गई है ग्राम पंचायत के स्तर पर होने वाले चुनावों को। तो विशेष तौर पर पटेरिया जी की इस नसीहत को याद रखें कि ऐसे को चुनें जो आपकी बात को उचित मंच पर उठाकर और जितना जरूरी हो उस पर ध्यान आकर्षित कर सके। आगे चलते हैं हम। शीला जी, और कुछ प्रावधान आप इन चुनावों में बताएं जो हमारे मतदाताओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो। जैसे मतदाताओं की यदि हम बात करते हैं तो मैं आपके जो अभी आपने बात कही है उससे पूर्णतया सहमत हूँ कि मतदाताओं को सबसे पहली बात, एक तो वो वोट डालने अवश्य जाए जी, क्योंकि हम यदि ये सोचें कि मैंने वोट नहीं डाला तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे बहुत से लोग वोट डाल रहे हैं, तो वो उस सोच से परे मतदाता को ये सोचना आवश्यक है कि मेरा वोट बहुत कीमती है जी, और मेरे एक वोट से मेरे गांव की जो स्थिति है वो बदल सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो जब मतदाता जिम्मेदार होगा, मतदाता मजबूत होगा, तो मुझे लगता है वो एक बेहतर प्रतिनिधि को चुन सकता है। और उसका एक तरह से एक दबाव भी होता है जब प्रतिनिधि को लगता है कि मुझे मतदाता ने, जिसने चुना है उसने मुझे सोच समझ के चुना है और मुझे एक अपेक्षा के साथ चुना है, तो कहीं ना कहीं वो प्रतिनिधि भी अपने आप को जिम्मेदार महसूस करता है। उसको लगता है कि मुझे जवाबदेह होना। तो पहली जो मैं बात मतदाताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगी, जो हमारी आयोग की भी अपेक्षा है कि वे वोट डालने अवश्य जाएं। दूसरा ये है कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो सिर्फ उसे वोट डालने के हिसाब से ना देखा जाए। वही बात जो बार बार उभर के सामने आती है कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम ये देखें कि क्या जिस प्रतिनिधि को हम चुनना चाह रहे हैं उसकी हमारे क्षेत्र के विकास में क्या भूमिका होगी, क्योंकि उस व्यक्ति को हमें 5 साल तक यदि निभाना है तो क्या वास्तव में वो व्यक्ति ऐसा है कि जो 5 साल तक हमारे गांव या हमारे उस क्षेत्र पर ध्यान देगा। तो ये अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा, आपने मतदाताओं की बात कही है तो मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी, जैसे कि पहले बात हुई थी कि इस बार हम ईवीएम से चुनाव कराने जा रहे हैं, तो हमारी इस बार जो मतदान केंद्र होंगे उसमें व्यवस्था ये रहेगी कि पहले पंच और सरपंच के मतपत्र डलवाए जाएंगे मतपेटी में, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक कंपार्टमेंट होगा। वहाँ पर 2 मशीनें रखी होंगी। एक होगी जिला पंचायत सदस्य के लिए, जो पहली मशीन होगी उसमें गुलाबी रंग का मतपत्र लगा होगा, और दूसरी जो मशीन है वो जनपद पंचायत सदस्य के लिए होगी जिसमें पीले रंग का मतपत्र लगा होगा। तो मतदाताओं को ये जानना काफ़ी आवश्यक है कि इस बार उन्हें ईवीएम पर 2 बार बटन दबाना है और अलग अलग मशीनों पे बटन दबाना है।
तो यहाँ उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। मतदाता काफ़ी उत्साहित भी होते हैं, तो वे इस नए परिवर्तन को भी वे अवश्य समझें, ऐसे मतदाताओं से अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी। सतीश जी, एक बहुत अच्छा प्रावधान जो पंचायत चुनाव का जो फॉर्मेट है उसमें है कि गैर राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक दलों के आधार पर ये चुनाव होता है। जो मतदाता हैं, यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हो अपना प्रतिनिधि बनाना जिसको चुनाव प्रक्रिया में लाने में स्थापित राजनीतिक दल अनिच्छुक हों, हर गांव में ऐसा कोई ना कोई एक ओपिनियन लीडर मिलेगा जो मूल रूप से गांव की समस्या से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो राजनीतिक प्रक्रिया के प्रावधानों से अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा आराम में महसूस नहीं करता, वो नहीं जुड़ता, राजनीतिक पहचान से नहीं जुड़ना चाहता। तो ऐसे लोगों को आगे लाना भी तो मतदाता की नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जैसा कि हम देखते हैं जो दलीय आधार पर जो चुनाव होते हैं उसमें जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनका टिकट पाने के लिए लोग तमाम तरह की कोशिशें करते हैं और फिर उनका चयन इस तरह से होता है कि कई बार बगावत होती है और कई बार एक विवाद की स्थिति भी बनती है। क्योंकि पंचायत चुनाव जो है वो निर्दलीय, बिना किसी दल के आधार पर होते हैं, तो ऐसे में कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन आपका कहना सही है, कोई ऐसा व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है जो गांव का विकास करना चाहता है, जिसके अंदर नेतृत्व के गुण भी हैं, लेकिन वो किसी राजनीतिक पार्टी में सक्रिय नहीं है, या कोई राजनीतिक पार्टी उसको, वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा नेतृत्व कर सकता है, वो किसी समीकरण की वजह से उसको कोई राजनीतिक दल महत्व नहीं देता है। तो ऐसा व्यक्ति भी आगे आ सकता है और गांव के विकास की बात कर सकता है, वो अपने आप को साबित कर सकता है कि मैं ही गांव के लिए बेहतर हूं। जी पटेरिया जी, प्रधानमंत्री आमतौर पे विकास की राजनीति की बात करते हैं, तो विकास की राजनीति का पहला प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी राजनीतिक चेतना से अपने आप को बंधा हुआ नहीं पाता, लेकिन जो सक्षम है काम करने में। तो ऐसे जो विकास के पुरोधा हैं, विकास की राजनीति को आगे ले जा सकते हैं, उसका परचम अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना किसकी जिम्मेदारी है? मतदाता की, हमारी, आपकी, समाज की, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, वास्तव में इसकी सबसे बड़ी जवाबदारी समाज की होती है कि ऐसे व्यक्तियों को समर्थन दे, और ऐसे में दर्जनों व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने ऐसे दायित्व का निर्वाह किया है। कुछ साल पहले मंदसौर के एक ग्राम पंचायत से खबर आई थी कि वहां नशा से मुक्त उसको घोषित कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति नशा नहीं करेगा। एक पंचायत से खबर आई थी कि पॉलीथीन मुक्त उसे कर दिया गया है। एक गांव की पिछले दिनों खबर मैंने पढ़ी थी, एक व्यक्ति ने, एक नौजवान ने पूरे गांव को वाईफाई कर दिया है, 8-10 राउटर उसे लगा दिए हैं, और हर व्यक्ति जो 150-200 रुपए खर्च करता था वो 50 रुपए उसका काम चलने लगा है। दरअसल इन इनोवेशंस की हमेशा गुंजाइश रहती है, व्यक्तियों की हमेशा गुंजाइश रहती है। सबसे बड़ी बात है कि असर्टिव नेचर का व्यक्ति सामने आना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस दुनिया में सिर्फ साहसी लोग राज करते हैं, कायर और क्लीब लोग कभी राज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर से, अपने परिवेश से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी जाति की, समाज की, वर्ग की, बर्ड की रूढ़ियों को तोड़ना पड़ेगा। और जब ऐसा नेता निकलता है तो गांव, मुझे ऐसे कई गांव आज भी मेरी निगाह में हैं जहां पर वो सुविधाएं हैं वो शहरों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। आपको आगे आना होगा अपने हितों की रक्षा के लिए, और आपको ऐसे योग्य लोगों को अपने बीच में से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा जो लोग इन पंचायती चुनावों में आपका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, आपके प्रतिनिधि बनकर आगे आ सकते हैं। हम लगभग 3 करोड़ 42 लाख मतदाताओं को लक्षित करते हुए ये कार्यक्रम आज यहाँ से प्रसारित कर रहे हैं, सजीव कार्यक्रम। और 3 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है निर्भय होना। निर्भय होकर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि यदि आप निर्भय नहीं हैं तो आप स्वतंत्र मतदान नहीं करेंगे, फिर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के डर में आप मतदान करना चाहेंगे। और स्थानीय स्तर पर इस किस्म की ताकतें, इस किस्म के प्रलोभन कहीं ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम करते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने, शीला जी, क्या व्यवस्था करी है कि ग्राम के स्तर पर जब मतदान हो तो निर्भय मतदान हो? मतदाताओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, इसमें एक तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो शब्द आपने कहा है निर्भय, वो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब कोई भी मतदाता मत देने जाता है तो यदि वो निर्भय होकर देता है तभी वो एक सही व्यक्ति को चुन सकता है। तो इस बार जैसे हमने सत्र के प्रारंभ में बात की थी कि आयोग कई नवाचार किया है इस चुनाव में, तो उन्हीं में एक सेंस है जो हमारे मतदाता जागरूकता अभियान को हमने नाम दिया है। और इस अभियान के जरिए हम प्रेरित करते हैं मतदाता को कि आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के
आप निर्भय होकर मतदान करें और अपने विवेक से आप मतदान करें। तो एक तो ये हमारे इस सेंस अर्थात मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से हम प्रयासरत हैं। दूसरा जो आपने कहा है कि किस प्रकार से हम उन्हें एक भयमुक्त माहौल उपलब्ध करा सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी पुलिस की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, क्योंकि एक ये भी होता है कि आदमी जब देख लेता है कि यहाँ पर्याप्त पुलिस फोर्स लगी है, तब भी उसे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं शासकीय अमला हमारे साथ है। पुलिस और अर्धसैनिक बल दोनों की व्यवस्था की जाती है जी। तो उस जब वो देख लेता है कि यूनिफॉर्म ड्रेसेस में यहाँ पर तैनाती है, तो एक उस माहौल से भी एक भयमुक्त माहौल उत्पन्न करने की एक मतदाता की मानसिकता उसे मिलती है। दूसरी बात यह है कि यदि हम अभ्यर्थियों के स्तर पर जाकर बात करते हैं, तो आयोग के द्वारा उन सभी प्रावधानों का विस्तार किया गया है और आयोग ने ऐसे बहुत सारे प्रावधान बनाए हैं जिनमें आदर्श आचरण संहिता भी है, जो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को भी बांधती है। और इसी प्रकार आयोग के जो हमारे कुछ अधिनियम भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 है, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है, मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम है। तो ये सब ऐसे कानूनी प्रावधान भी आयोग के द्वारा बनाए गए हैं, जिनके तहत हम प्रयास करते हैं कि हमारे मतदाता एक भयमुक्त माहौल में अपना मत दे सकें। अच्छा शीला जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि एक नागरिक कम से कम वो उम्र कौन सी है जिसमें वो एक प्रत्याशी बन सकता है? गांव में बहुत सारे युवा हैं जी, जो सेवा करना चाहेंगे ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि के तौर पर, जी। सरपंच बनना चाहेंगे, पंच बनना चाहेंगे, तो वो कौन सी उम्र है जिसमें वो एक प्रत्याशी बन सकते हैं? ये जो मिनिमम उम्र है वो 21 वर्ष है। जैसे मतदाता के लिए 18 वर्ष की आयु है और प्रत्याशी के तौर पर 21 वर्ष है। वो जनप्रतिनिधि और मुझे लगता है कि युवाओं को हम चाहते भी हैं कि हमारे युवा मतदाता अथवा युवा प्रत्याशी आगे आए, क्योंकि उनकी ऊर्जा का अभी यदि हम देश की प्रगति में इस्तेमाल होना और उनके नजरिए का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है जी। वो युवा ऊर्जा, युवा सोच बिल्कुल आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, मैंने ये जो प्रश्न पूछा शीला जी से, आप हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे, मैं दरअसल उस मुस्कुराहट के बीच में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। ये जो उम्र है, ऊपर बढ़ते हुए युवा जो किशोर हैं वो युवा हो रहे हैं, 21-22 के दरमियानी जो उम्र है, इस उम्र में जो मानसिक ऊर्जा है वो भी अपने उबाल पर होती है, नए विचार होते हैं, उन विचारों को क्रियान्वित करने की एक ललक होती है। तो ऐसे युवा आगे बढ़ते हुए जो इस देश के नागरिक हैं, उनको इस देश के जनप्रतिनिधि बनने के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा कहना यह है कि पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, बड़ी बड़ी क्रांति हुई है, वो सब युवाओं ने ही की हैं जी। और हमारा जो अभी का लोकतंत्र है, हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ करीब 70% जो आबादी है वो युवा है। ये हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं जी। दुनिया के किसी और देश में इतने युवा नहीं हैं जी। हमारे अपने मध्य प्रदेश में भी 70% जो मतदाता हैं वो युवा हैं। जब युवाओं का प्रतिशत मतदाताओं में 70% है, तो उनका प्रतिनिधित्व भी युवा ही करें, तो इसको सही मायने में लोकतंत्र या सही मायने में जिसको हम कहते हैं कि ग्राम सरकार की जो बात है। सतीश जी, मैं इसमें एक बात और आपसे ही शामिल करवाना चाहूँगा, हालांकि वो सिद्धांत की बात है, लेकिन मैं सुनना आपसे चाहता हूँ। कई युवा ऐसे होंगे जो पात्र भी होंगे और आगे आना चाहते होंगे, लेकिन पुराने पुरोधा अपनी सामाजिक हैसियत के चलते कुछ समझाइश उनको देंगे कि अभी ये उम्र नहीं है आगे बढ़ने की, अभी ये सब करने की बात नहीं है, अभी जिंदगी पड़ी हुई है। ऐसे में वो क्या करें जो आगे आना चाहते हैं? नहीं, युवा जो है, युवा तो बहती जिस कहते हैं एक तरह से युवा है, यदि वास्तव में वो युवा है तो एक तूफान की तरह होता है जी। और आप देखेंगे कि हमारे देश में जितने भी बड़े नेता हुए हैं जी, आज़ादी के संघर्ष से लेकर आज तक, अब आप देखेंगे खुदीराम बोस सिर्फ 14 वर्ष के थे जी। तो जिन्होंने बदलाव किया है, जो जिन्होंने नेतृत्व किया है, जिन्होंने क्रांति की, वो सब युवा होते हैं। और गांव के युवाओं से मेरा आग्रह ये है कि वो नेतृत्व के लिए आगे आएँ, पंच का चुनाव भी लड़ें, सरपंच का चुनाव भी लड़ें और अपने गांव का, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करें। क्योंकि मतदाताओं में संख्या उनकी ज़्यादा है, तो निश्चित ही जब वो मैदान में आएंगे तो उन्हीं को चुना जाएगा और वो विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। पटेरिया जी, सतीश जी की बात, एलिया साहब की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
राष्ट्रीय स्तर पे आह्वान है प्रधानमंत्री का, देश में बयार बह रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, स्वरोजगार स्थापित होने चाहिए और हमको नौकरी मांगने से पहले रोजगार का सृजन करना चाहिए। इन सब की शुरुआत ग्राम स्तर पर हो, इसकी भी तैयारियां चल रही हैं और ये लग रहा है कि जहां खेत पे फसल खड़ी है वहीं पे उसके मूल्य वृद्धि हो, वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग हो। हम ग्राम पंचायत, ग्राम के चुनावों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सतीश जी से, मैंने यही सुनना चाहता था मैं कि युवा आगे आए और वो प्रतिनिधि बनकर आगे बात करें। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था में नए रोजगार संस्कारों की जब बात हो रही है कि नौकरी मांगने जाने की बजाय आप रोजगारों का सृजन करें, इसमें जब आप आगे आते हैं जनप्रतिनिधित्व के इस महत्वपूर्ण सोपान में, तो इन दोनों को आप कैसे जोड़ के देख पाते हैं? भट्टाचार्य जी, इन्फॉर्मेशन इज द पावर। सबसे बड़ी बात, सूचना सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि उन्हें काम करने के अवसर कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं, कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम गैर जागरूक होते हैं। शिक्षा सबसे बड़ी गैर जागरूकता पैदा करती है। अगर आपके सामने एक सूचना का केंद्र होता है कि आप एक फला जगह से एक प्रेरणा ले सकते हैं, आप मंदसौर जिले के कई गाँव में जाइए, शाजापुर जिले के कई गाँव में जाइए जहाँ लीची है, संतरा है, दूसरी तरह की कैश क्रॉप्स का या फूलों की खेती से एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। सरकार की छोटी नौकरियां चपरासी बनने से, बाऊ बनने से ज्यादा लोगों ने महत्व दिया है कि फूलों की खेती करते हैं, लीची की खेती करते हैं, एक दो हेक्टेयर में लाखों रुपए की फसलें पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार पर भी जवाबदारी होती है, निर्वाचित प्रतिनिधियों पर की जवाबदारी होती है, लोगों की उनकी अपेक्षा के अनुसार उनके रोजगार के लिए एक मॉडल उपलब्ध कराएं। पटेरिया जी, देखिए, हम चुनावों की बात कर रहे हैं, खासतौर से पंचायत चुनाव की तैयारियों की बात कर रहे हैं, हम ऐसा लगता है कि ट्रैक से उतरी हुई बात कर रहे हैं, लेकिन सतीश जी, मैं इसको इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि इस समय लोग मानसिक तौर पे तैयार हो रहे होंगे कि हाँ, मुझे पंचायत का चुनाव लड़ना है। पटेरिया जी बात ले आए वहां तक, आज आम तौर पर बिल्कुल अशिक्षित गांव नहीं है, या ऐसा नहीं है कि युवा अंगूठा टेक हो। हमारी जो ग्राम स्तर की इकाई है, वहां शिक्षा का स्तर ऐसा है कि कोई ना कोई पढ़ा लिखा है, कोई ना कोई उच्च शिक्षित है और उसने एक बेहतर दुनिया का सपना अपने आप में संजो रखा है। ये जो पढ़ा लिखा युवा है, जो उस गांव से जुड़ा हुआ है, अब उस पढ़े लिखे युवा की राजनीतिक जिम्मेदारी बताइए आप। पटेरिया जी कहते हैं कि अगर वो काम शुरू करे स्थानीय स्तर पे, स्थानीय जो संसाधन है उनका उपयोग करे। नहीं, भट्टाचार्य शायद मैं आपको बात अपनी समझा नहीं पाया। मैं चुनाव के संदर्भ में बात कहा था कि एक ऐसी लीडरशिप विकसित हो इन चुनाव के जरिए जो लोगों का मार्गदर्शन कर सके, उन्हें एक मॉडल प्रस्तुत कर सके। मैं वही बात चाह रहा हूँ, मैं वही बात चाह रहा हूँ सतीश जी। जो युवा गांव का है और जिसने पूरी दुनिया देखी है, या जिसके पास आज मोबाइल है, मोबाइल में पूरी दुनिया है, मैं ऐसे कई सारे युवाओं को जानता हूं। मैं खुद भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं। हमारे गांव का युवा ट्रेन का समय देखने के बाद घर से निकलता है। ट्रेन आधा किलो मतलब 10-20 मिनट दूर उनका गांव है स्टेशन से, तो वो अपने इंटरनेट पे दिखता है, आधा घंटा आंकने के बाद वो निकलता है और ठीक टाइम पे उस वहां पहुंचता है। जब वो ये चीजें देख रहा है तो वो निश्चित रूप से दुनिया में, खेती में और दूसरे रोजगार की दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब भी वो देख सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि युवा यदि वो पंच बनेगा, सरपंच बनेगा, तो वो अपना खुद का रोजगार भी करेगा और लोगों क्रांति है बिल्कुल हो सकती है। उसकी शुरुआत इन पंचायत चुनाव से हो सकती है। वो नेतृत्व भी करे और कारोबार भी करे नए ढंग से, दोनों चीजें एक साथ कर सकता है। वो उसका रोजगार कुछ हो सकता है और वो नेतृत्व भी कर सकता है। जी पदम जी, मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी। आप लोगों ने चूंकि अब तकनीक की भी बातें की है, और ये तो मुझे भी लगता है कि आज के समय में जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है वो काफी विकसित हो रही है और वो गाँव तक भी पहुंच रही है। जैसे पटेरिया जी ने भी स्टार्टिंग में बताया कि कुछ गाँव ऐसे हैं जो पूरे वाईफाई हो चुके हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा वेबसाइट का भी विकास किया गया है। और हमारी वेबसाइट जो है वो उस पर हम सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और हमारी जो पंचायत चुनाव से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, जितना महत्वपूर्ण साहित्य है, वो सब हमने उस पर डाला हुआ है। और हमारे जो पंच, सरपंच और बाकी जो अपने हैं सदस्य, इस वेबसाइट का एड्रेस आप बताएंगे, पता बताएंगे? जी, ये है अपना www.mplocalelection.org। ओके, LOCALELECTION। जी, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, www.mplocalelection.org।
CTION.gov.in। जी, ये वेबसाइट है जिससे आप इन चुनावों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, उसके प्रावधान पता कर सकते हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हालांकि अंतिम जो दौर है उसमें हम एक अंतिम राय जरूर लेंगे, लेकिन अब तक जो चर्चा हुई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि बतौर मतदाता आप अपनी जिम्मेदारी समझें, बतौर नागरिक आप अपनी जिम्मेदारी समझें। बतौर नागरिक इसलिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आपके बीच के जो योग्य लोग हैं उन्हें आप प्रेरित करें कि वो आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आएं और एक प्रत्याशी के तौर पर अपना नाम दर्ज कराएं, और अगर आप उचित समझते हैं तो उन्हें चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाएं। और स्थानीय स्तर पर पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग जो ग्राम स्तर की इकाई को विश्व स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं, एक सपने के साथ, एक विजन के साथ अगर आना चाहते हैं आगे, उसके लिए सबसे अच्छी लोकतांत्रिक सीढ़ी है पंच बनना या सरपंच बनना। और इसकी शुरुआत आपको, हमको सभी को इन चुनावों के जरिए करनी होगी, तभी हम उन बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर आजकल चर्चा कर रहे हैं। अंतिम दौर में हम चलते चलते और बात कर लेना चाहते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा पटेरिया जी से। पटेरिया जी, हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की तैयारियों पे, आप मतदाताओं के नज़रिए से सबसे महत्वपूर्ण क्या पाते हैं? देखिए, वास्तव में आप अपनी सरकार चुनने के लिए जा रहे हैं, आप अपनी सुविधाओं को चुनने जा रहे हैं, अपनी व्याख्याओं को चुनने जा रहे हैं। अगर आपने विवेक के साथ अपने मत का उपयोग किया तो निश्चित तौर पर एक सपना आप हासिल कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भविष्य गढ़ सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, राजस्थान में पिछली बार एक MBA पास युवती ने सरपंच का चुनाव जीता था और अपने पूरे गाँव की तस्वीर को बदल के रख दिया था। बस सबसे बड़ी बात है कि मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। एक अच्छा व्यक्ति चलता है तो उसके पीछे पूरा गांव चलने लगता है, और उस महिला को न केवल हिंदुस्तान ने बल्कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। राजावत जी। बिल्कुल, मैं पटेरिया जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक युवती ने ये किया। हमारी पूरी बातचीत में ये युवती का जिक्र पहली बार आया जी। आधी आबादी जिसको हम कहते हैं, महिलाएं, उनके लिए आरक्षण भी है, पंचायती चुनाव में भी, जिला पंचायतों में भी, और तमाम जगह उनका आरक्षण है। तो अभी तक हमने देखने में ये आया है कि जो नेता होते हैं स्थानीय तौर पे, उनकी पत्नियां, उनके रिश्तेदार, महिलाओं को आगे लाया जाता है, वो सरपंच बन जाती हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाती हैं, और उनके पति उनके सारे कामकाज को आगे बढ़ाते हैं जी। तो इस मंच से मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे प्रदेश की महिलाओं से, और ख़ासकर नौजवान जो महिलाएँ हैं, वो भी आगे आएँ, और वो किसी के पत्नी होने के नाते, किसी के बेटी होने के नाते, किसी के उसके नाते नहीं, वो स्वयं अपनी एक पहचान बनाएं, अपने गांव के लिए वो भी उतना ही योगदान करें जितना कि पुरुष करते हैं। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, यदि कोई इंडिपेंडेंट महिला पंचायत सरपंच बनेगी, जनपद सदस्य बनेगी या जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी, तो वो किसी पुरुष से ज़्यादा बेहतर अच्छे से काम कर पाएगी, क्योंकि उसको ये पता होता है कि हमारे क्षेत्र की ज़रूरतें क्या है, हमारे क्षेत्र की लड़कियों के लिए क्या आवश्यकता है, बेटों के लिए क्या ज़रूरी है। बेटों की रोजगार की चिंता माँ ज़्यादा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, और सतीश जी ने कहा कि युवती की चर्चा पहली बार आई है, और हमारा सौभाग्य है कि अवर सचिव राज्य निर्वाचन आयोग शीला दाहिमा जी स्वयं एक युवा अधिकारी हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हमने ये कार्यक्रम पूरा किया है। हम शुक्रिया कहना चाहते हैं अपने दोनों ही मेहमान पत्रकारों का, आदरणीय पटेरिया जी का, श्री सतीश एलिया जी का, और शीला जी का विशेष तौर पर कि आपने जानकारी दी। और आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम, सजीव कार्यक्रम चर्चा में यदि आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो दूरदर्शन केंद्र भोपाल के समाचार एकांश में आप अपनी राय लिखकर जरूर भेजें। आज इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ रहे, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार। हम लोग